नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस ईद उल अजहा के मौके के ऊपर भी भरपूर जंग लड़ रही है क्योंकि गजा पर बमबारी जारी है और इजराइल अग्रेशन करता चला जा रहा है। तो दर्जनों इजरायली फौजी भी हलाक और जख्मी कर दिए हैं फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने पिछले 24 घंटों के अंदर। ताजा तरीन जो अटैक्स फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने किए हैं, इजराइल को सबसे बड़ा जानी नुकसान जो है इस वक्त उठाना पड़ रहा है और आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शन लगी हैं। तो यूरोप के अंदर एक खबर पड़ी हुई है कि अब ये उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उनकी अदालतें हैं, उनके जजेस हैं। तो यूरोप जो है वो आलमी अदालत की सपोर्ट का ऐलान कर रहा है। इसी दरमियान जो ट्रंप और गल्फ स्टेट्स के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान हुआ, जो प्रोजेक्ट्स का ऐलान हुआ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने का ऐलान हुआ, वो सारे मंसूबे जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो चीजें जुड़ी हुई थी गजा के सीज फायर के साथ, फलस्तीनी रियासत के साथ। तो वो चूंकि सीज फायर नहीं हुआ तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। तो वाज़ेह है कि मिडिल ईस्ट आगे नहीं बढ़ सकता जब तक गजा का सीज फायर ना हो। और यमन के हमले कितने कामयाब हो रहे हैं, नई रिपोर्ट जारी हुई है कि कैसे जो इजरायली पोर्ट्स हैं वो वीरान हो रही हैं और कामयाबी के साथ यमन ने अपना ब्लॉकेड कायम रखा हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलोन मस्क और ट्रंप का झगड़ा ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर है क्योंकि इस झगड़े के साथ अमेरिकन के भी मिसाल जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया भी देख रही है कि इस झगड़े की डायरेक्शन क्या होती है क्योंकि इलोन मस्क वो शख्सियत है कि दुनिया की कई गवर्नमेंट्स के साथ उसकी कंपनीज के भी मुआहदे हैं और फिर अमेरिका की गवर्नमेंट के जो मुआहदे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उसमें इलोन मस्क की कंपनीज भी शामिल हैं। तो दुनिया देख रही है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। और ट्रंप का जो करीबी तरीन सर्कल है उसने कह दिया है कि इलोन मस्क को डिपोर्ट किया जाए और इलोन मस्क की जो कंपनीज है उसको जब्त कर लिया जाए। ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करे फौरी और इलोन मस्क चूंकि एक इमिग्रेंट है तो इसको डिपोर्ट कर दिया जाए और जो इसकी कंपनीज है उसको हुकूमती तहवील के अंदर ले लिया जाए, उसको जो है वो जब्त कर लिया जाए। इलोन मस्क के बाद इस वक्त सबसे बड़ा जो हथियार है वो स्टारलिंक है। यूक्रेन जंग देखें, उसके ऊपर वेस्ट के मुस्तकबिल का फैसला होना है, नेटो के मुस्तकबिल का फैसला होना है। तो स्टारलिंक इलोन मस्क के पास बहुत बड़ा हथियार है। अगर स्टारलिंक निकाल लेता है इलोन मस्क तो फिर यूक्रेन की जंग जारी नहीं रह सकती। यानी असलहा अगर अमेरिका ने रोका तो असलहा उसने यूरोप ने देना शुरू कर दिया, लेकिन स्टारलिंक का कोई मुतबादल नहीं है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फौरी तौर पर रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फ्रांस की कुछ कंपनीज है वो स्टारलिंक की तरह का एक इंटरनेट बना रही हैं, लेकिन वो बना रही हैं और फिर उसको इंस्टॉल करने में भी टाइम लगेगा उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो जंग चल ही नहीं सकती है। तो ये उसके पास बहुत बड़ा हथियार है और इस वक्त एक लंबी जंग की तैयारी की जा रही है दोनों तरफ से। इलोन मस्क भी लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, ट्रंप और उसका जो करीबी सर्कल है वो भी एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। तो एक तरफ दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है, दूसरी तरफ दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। इनका आपस में पड़ गया है पेचा और दोनों सबसे ज्यादा एक दूसरे करीब थे, सब ज्यादा एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे थे। और दरमियान में रशिया ने क्या कहा है? रशिया ने कहा है कि हम सियासी पनाह देने के लिए इलोन मस्क को तैयार हैं। इधर से डिपोर्ट करने की बात हुई है ना, तो रशिया ने कहा है कि हम सियासी पनाह देने के लिए तैयार हैं। हो सकता है चाइना भी ये कह दे, ठीक है ना, क्योंकि चाइना जो है वो लाइक करता है इलोन मस्क को और इलोन मस्क की वो कंपनी है यानी अमेरिकन कंपनी जिसको चाइना ने अलाउ किया हुआ है कि वो अपनी गाड़ियां वहां पर आकर बेचे और बहुत सारी और भी छूट जो है वो इलोन मस्क को दी हुई है। तो चाइना भी इलोन मस्क को पसंद करता है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स पसंद करती हैं क्योंकि जो कंपनीज उसके पास हैं वो इस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो एक लंबी जंग की तैयारी वहां पर हो रही है। अमेरिकन एम्पायर के लिए ये लड़ाई काफी डैमेजिंग साबित होगी, खुद ट्रंप इंतजामिया को भी ये बहुत ज्यादा डैमेज करने वाली है। और उधर रशिया के बड़े स्केल के ऊपर हमले जब मुसलसल जारी हैं। कल से हमलों का आगाज हुआ लेकिन वो जो रिटेलिएशन है उसका सिलसिला अभी तक जारी और बड़े खौफनाक अटैक्स हो रहे हैं और कैपिटल को निशाना बनाया जा रहा है और आप कह लें कि पूरा यूक्रेन जो है वो इस वक्त धमाकों की जद के अंदर है। आगाज हम करते हैं गजा से और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस एक ऐसे वक्त में भी लड़ रही है जब 20 महीने हो चुके हैं, जब गजा वो इलाका बन चुका है जिसमें सबसे ज्यादा बॉम्बिंग की गई है इन रिसेंट टाइम। वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी एक छोटे से एरिया में बॉम्बिंग की गई है तो वो गजा है। अगर हालिया इंसानी तारीख की जंगों में सबसे ज्यादा किसी जंग के अंदर अगर बच्चे जानों से गए हैं तो वो गजा है। और एक ऐसे वक्त में भी फलस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ रही है जब कोई साइन नहीं है कि कोई इस्लामी मुल्क जो है वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा। इसका दूर दूर तक कोई साइन नहीं है और इस चीज का भी फिलहाल कोई साइन नहीं है कि बहुत जल्द कोई आने वाले चंद दिनों के अंदर सीज फायर होने वाला है। इसका भी कोई साइन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो इस सब के बावजूद बमबारी हो रही है तो फलस्तीनी रेजिस्टेंस अभी भी लड़ रही है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस फाइट्स ऑन, इजराइल कंफर्म्स एलीट ट्रूप किल्ड। एलीट ट्रूप जो है वो मारे गए हैं और दो जो बड़े वाकयात हुए खान यूनस और जबालिया के अंदर, इसने इजराइल को हिला कर रख दिया है। इसमें 17 इजरायली फौजी जो है वो जख्मी हुए, 17 इजरायली फौजी जख्मी हुए और 4 इजरायली फौजी जो है वो मारे गए हैं। ये इजरायली आर्मी की कंफर्मेशन है, ये उनके कंफर्म करदा नंबर्स है। नंबर्स इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे 2 गुना भी हो सकते हैं क्योंकि इजरायली आर्मी कभी भी अपने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताती। फिर
अब आप देखें कि इजरायली आर्मी के साथ साथ दाइश भी लड़ रही है, तो जो दाइश के लोग मारे जा रहे हैं वो तो काउंट में नहीं आ रहे, उनको तो ये चुपके से दफना देते हैं। और बहुत सारे दीगर मर्सनरीज जो हैं, जो अफ्रीका से आए हुए हैं या बाकी जगहों से जो मर्सनरीज हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं है, उनको भी ये इसी तरह खुफिया तरीके से दफना देते हैं। तो नंबर्स इससे ज्यादा हो सकते हैं और आर्मी के नंबर्स भी इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े नंबर है जितने उन्होंने खुद मान लिए। 4 फौजी मारे गए, 17 इजरायली फौजी जो वो जख्मी हैं। और इजराइल एक तो इन हलाकतों की वजह से हिला हुआ है और दूसरा एक और वजह से हिला हुआ है कि खान यूनिस के अंदर जो वाकया हुआ है जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, उसकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इजराइल ने अपनी जो इंजीनियरिंग फोर्स है उसको वहां पर भेजा और कई घंटे जो है वो इजरायली आर्मी ने उसको पूरी तरह से सर्च आउट किया टेक्नोलॉजी के जरिए, अपनी एक्सपर्टीज के जरिए, कि क्या ये बूबी ट्रैप तो नहीं है, क्या यहां पर कोई एक्सप्लोसिव्स तो नहीं लगे हुए। तो तसल्ली होने के बाद इजरायली फौज जब अंदर दाखिल हुई है। इजराइल में इसलिए ज्यादा एक खौफ है कि अगर हमारी सारी टेक्नोलॉजी और हमारी सारी एक्सपर्टीज ये तलाश नहीं कर सकी कि ये बिल्डिंग बूबी ट्रैप है या नहीं है, तो हमास कौन सी ऐसी तकनीक इस्तेमाल कर रही है कि जो हमें नहीं पता, हम उसको सर्च आउट नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से भी वो हिले हुए हैं। और हेडलाइंस देखिए, 4 इजरायली सोल्जर्स किल्ड एंड 17 इंजर्ड इन क्लैशेस इन खान यूनिस एंड जबालिया। और फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जंग जो है वो रुक जानी चाहिए। इन द खान यूनिस इंसिडेंट, इजरायली मीडिया, द आर्मी कैरिड आउट द नेसेसरी मेजर्स टू इंश्योर दैट द बिल्डिंग वाज नॉट बूबी ट्रैप्ड बट डिड नॉट डिस्कवर द मैटर। इजरायली आर्मी ने पूरी तरह से इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की कि क्या ये कहीं बूबी ट्रैप तो नहीं है, और अपनी तरफ से उसने तसल्ली हो जाने के बाद वो फौज दाखिल हुई, लेकिन वो फिर भी बूबी ट्रैप थी और वो कोलैप्स हो गई उनके ऊपर। फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर, वी मस्ट एंड द वॉर एंड रिटर्न ऑल द कैप्टिव्स। इट इज क्लियर दैट there is no possibility that the military operation will save the lives of the captives। तो ये फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है। तो अंदर से बहरहाल एक एनालिसिस भी आप इसको देख सकते हैं और एक प्रेशर भी देख सकते हैं। एनालिसिस तो कम से कम इसको आप देख सकते हैं कि उनके अपने हाई ऑफिशियल्स इसमें कोई फतह नहीं देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ट्रंप यहां पर दौरा कर रहा था और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जब इन्वेस्ट हो रहे थे और कहा जा रहा था कि ये आर्टिफिशियल सेंटर का हब बनेगा, ये फला होगा, तो हमने आपको बताया था कि ये सिर्फ हवा के अंदर बातें हैं, ना ही इन्वेस्टमेंट्स इन कैश है, ये अगले आने वाले सालों के अंदर होना है। दूसरा यह है कि अगर फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता और गजा पर ऑक्यूपेशन का मतलब तो होगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो फिर ये भूल जाएं कि यहां पर कोई मंसूबे आगे बढ़ सकते हैं या मिडिल ईस्ट आगे बढ़ सकता है। तो आज उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। और जो अमेरिका ने प्लान किया था कि यूएई या बाकी सऊदी अरेबिया में भी और खासकर यूएई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब यहां पर लगाया जाएगा, वो बस हवा के अंदर ही समझे। यूएई $multi-billion आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा कैंपस डील फार फ्रॉम फाइनलाइज, बहुत दूर है किसी हतमी नतीजे से फाइनलाइज होने से। यूएस ऑफिशियल्स हैव येट टू डिटरमिन the security conditions to export the advanced chip or how the agreement with the Gulf state will be enforced, leaving the deal far from resolved। तो बेतहाशा इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज है सबसे बड़े। एक ऐसा खिता जो मुसलसल जंग की लिपेट के अंदर है और ईरान जंग का भी खतरा है और गजा से जो लावा फूटेगा वो कितने मुल्कों को ड्रैग कर लेगा। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, दीगर कंसर्न्स हैं। तो ये जो डील है ये फार फ्रॉम रिजॉल्व है, ये आज की रिपोर्ट में उन्होंने खुद साबित कर दिया। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स, उनका मुस्तकबिल गजा के सीजफायर के साथ जुड़ा हुआ है और मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल गजा के सीजफायर और आगे फलस्तीनी हुकूक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर फलस्तीनियों को उनके राइट्स नहीं मिले, ये जंग चलती रहेगी और मिडिल ईस्ट आगे नहीं बढ़ सकेगा। जो ये प्लान कर रहे हैं ये इस तरह आगे हो नहीं सकता है। अच्छा, यमन जो है वो इस वक्त इज द ओनली एंटिटी आउटसाइड पैलेस्टाइन के जो मिलिटरीली लड़ रही है। अगर मिलिटरीली तो अभी कोई भी इंगेज नहीं कर रहा इसराइल से। तो यमन के हवाले से नई रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे उन्होंने कामयाबी के साथ इलाद को मुकम्मल वीरान करके रखा हुआ है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशंस फोर्स्ड 80% प्लंज इन इलाद पोर्ट रेवेन्यूज इन 2024। मुकम्मल तौर पर उन्होंने वीरान करके रख दिया। तो यमन ने कोई यहां पर स्टंट नहीं खेला है, बल्कि जो उन्होंने अनाउंस किया वो करके दिखाया है। जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उसने एक और धमकी ईरान को लगाई है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। अच्छा, ये अजीब है, वो पैसिफिक के अंदर जो सिंगापुर के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जनाब ने शिरकत की और चाइना को धमकियां लगाई और कहा कि हम पैसिफिक के अंदर आ गए हैं और यहीं रहने वाले हैं और यूरोप और मिडिल ईस्ट से निकलकर हम यहां पर आने वाले हैं। वो अगले दिन जो है वो उधर यूक्रेन ने हमला कर दिया रशिया के ऊपर और वो जंग वहां पर एस्केलेट हो रही है। मिडिल ईस्ट की जंग का इनको कोई पता नहीं कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। इनके अपने इत्तेहादियों के मफादात उधर दाव पर लगे हुए हैं। तो मौसूफ ये फरमा रहे हैं, माय मिशन इज टू बी प्रिपेयर्ड
इफ वी डू नॉट रीच एग्रीमेंट विद ईरान। वही बात बार बार दोहराई जा रही है कि अगर एग्रीमेंट ना हुआ, और एग्रीमेंट क्या है, सरेंडर एग्रीमेंट है बेसिकली जो ईरान से मांगा जा रहा है, तो फिर हम हमला कर देंगे, ये यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया। अच्छा, जो आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शन लगी हैं, एक अनहोनी सी बात है जो हुई है। वेस्ट की अपनी अदालतों ने एक फैसला दिया और उन अदालतों के ऊपर सैंक्शन लगी हैं, ये तारीख में पहली बार हुआ है। तो यूरोप की पोजीशन अजीब सी हो गई है, तो यूरोपियंस जो हैं वो अब सपोर्ट कर रहे हैं आईसीसी को 1 by 1। यूरोपीय यूनियन बैक्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आफ्टर यूएस सैंक्शंस जजेस। और पॉलिटिको ये रिपोर्ट कर रहा है कि देयर इज प्रेशर ऑन यूरोपियन गवर्नमेंट्स, प्रेशर फ्रॉम यूरोपियन कैपिटल्स टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिस्पांस ऑप्शन इफ इजराइल वायलेशंस आर प्रूवन। कैपिटल्स के ऊपर ये प्रेशर है, इजरायली गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर है कि वो लिस्ट ऑफ एक्शन दें, अब सिर्फ बातें नहीं करें, अब लिस्ट ऑफ एक्शन दें कि अब उन्होंने इजराइल के खिलाफ क्या करना है। और कनाडा से भी एक स्टेटमेंट जारी हुई है, वी आर फॉलोइंग विद कंसर्न द सिचुएशन इन गाजा, व्हाट इज हैपनिंग इज टेरिबल एंड अनबियरेबल, वी विल मेक द डिसीजंस इन ड्यू कोर्स। तो जो वेस्टर्न हैं उनकी तारीख बेरहमी से भरी पड़ी है, दुनिया भर में उन्होंने कॉलोनियां बनाई और वहां से मालो दौलत लूटा, तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है ह्यूमन राइट्स से, ठीक है ना। और अगर कोई मजबूरी ऐसी, ये इतने मजबूर अगर हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये सीजफायर की तरफ जाएंगे, वगरना फिलहाल सिर्फ इनकी बातें ही हैं। लेकिन अच्छा है कि पहले सिर्फ बातें, चलो बातें ही नहीं कर रहे थे, इजराइल को कहते थे कि ये सेल्फ डिफेंस कर रहा है, चलो अब ये तो कह रहे हैं कि यहां पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड हो रही है। तो अल्टीमेटली आने वाले महीनों के अंदर कहीं ना कहीं तो ये प्रेशराइज होंगे, जब अपनी जुबान से बार बार कह रहे हैं कि ये इजराइल जुल्म कर रहा है। और देखिए इन गवर्नमेंट्स के अपने हालात देखिए, कनाडाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट मल्टी ईयर हाई, कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ रही है, इसी तरह वेस्टर्न जो इकोनॉमीज हैं यूरोपियंस की वो भी मुतासर हो रही हैं, तो ये जंगें इनको फायदा नहीं दे रही हैं। फ्रांस जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है बड़ी अहम होगी, लेकिन क्या उसमें भी कोई कंक्रीट स्टेप उठाया जा सकेगा या सिर्फ उसमें ऐलानात शामिल होंगे? अगर खाली ऐलानात शामिल हुए तो इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इजराइल जो है ना वो बिल्कुल एक डिफरेंट एंटिटी है पूरी दुनिया में, वगैरह जितनी स्टेटमेंट्स दुनिया से जारी हो गई हैं, जितनी कंडेमनेशन हो गई है, जितनी उनकी साख तबाह हो गई है, कोई भी नेशन ये अफोर्ड नहीं कर सकती है, लेकिन इनका मामला मुख्तलिफ है। फ्रांस अर्जेस ग्लोबल बैकिंग बिफोर रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट, तो ये जनाब स्टेटमेंट जारी हुई है। और इटली के हवाले से बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इटली की जो गवर्नमेंट है वो इजरायली स्पाईवेयर इस्तेमाल कर रही है एक सॉफ्टवेयर सर्विलेंस के लिए, और वो पकड़ा गया है। अब इटालियन जो गवर्नमेंट है वो जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है उसकी जद के अंदर आ गई है, एक बड़ा फटा इटली में पड़ा हुआ है। अब देखिए हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको इजराइल का मसला नजर आएगा। इजरायली स्पाईवेयर पैरागॉन, ये पैरागॉन उस सॉफ्टवेयर का नाम है, एट सेंटर ऑफ इटालियन सर्विलेंस स्कैंडल। इटालियन जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने ये कंफर्म किया है और अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है इटालियन गवर्नमेंट की कि इसने इजरायली स्पाईवेयर को यूज किया टू हैक द फोन्स ऑफ सेवरल माइग्रेंट राइट एक्टिविस्ट। द लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल टारगेट्स इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी को टारगेट किया, उनकी सर्विलेंस की। इटालियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं उनको सर्विलेंस करते रहे, हु हैड एक्सपोज्ड टाइज विद प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी पार्टी एंड न्यू फासिस्ट मूवमेंट। ये राइट विंग की गवर्नमेंट है ना मेलोनी की, तो इसका और न्यू फासिस्ट जो पार्टी है उसके साथ खुफिया ताल्लुकात, उसको जिस जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया था उसकी सर्विलेंस होती रही। और फिर नाज़रीन एक अचानक से एक और काम हुआ, इजराइल ने जो सर्विसेज दी थी वो अचानक से वापस ले ली। उस पर इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो गुस्से में आ गई और उसने नेतन्याहू को कॉल की कि तुमने क्या किया। डिप्लोमेटिक फॉलोआउट, इटली कॉन्टैक्ट्स इजराइल, इटालियन ऑफिशियल्स वर सो आउटरेज्ड पैरागॉन मूव टू बैक देयर एक्सेस टू स्पाईवेयर दैट इटलीज प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी कॉन्टैक्टेड इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर क्लैरिफिकेशन। तो ये एक फड्डा वहां पर पड़ा हुआ है। इटालियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का शिकार है और दरमियान में इजराइल का मामला है और इजराइल ने वो जो एक्सेस है वो वापस ले ली है। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट जो है ना इजराइल के साथ कोई डिफेंस मुआहदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, एक अब नया फिनोमेना देखने को मिल रहा है, यूरोपियंस ने तनकीद की, सीज फायर नहीं हुआ। तो अब अगला फेज ये है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अच्छा फ्रांस से ये असलहा जा रहा है, इटली की बोर्ड से ये जा रहा है, जर्मनी से ये जा रहा है। अब अगला फेज ये है कि गवर्नमेंट्स खुलकर अब साइड ले रही हैं, यानी अब साइड लेनी है खुलकर के कौन किसके साथ खड़ा है। जैसे जर्मनी ने खुलकर साइड ली कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, वो इजराइल को असलहा भी देगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देगा। इसी तरह एक बड़ी अफसोसनाक खबर अजरबैजान से आ रही है। अजरबैजान ने कहा है कि वो इजराइल को तेल देना जारी रखेगा, ऑयल देना अजरबैजान कह रहा है कि जारी रखेगा। तो अब गवर्नमेंट्स इस तरह से सामने आ रही है कि जैसे हंगरी ने कहा कि वो इजराइल के साथ है, जर्मनी ने कहा कि वो इजराइल के साथ है, तो वो अब चूज करना है कि कौन किसके साथ है। ये अगला फेज है, खुलकर पता होगा कि ये उसके साथ है, ये उसके साथ है। सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं, स्टेटमेंट्स पहले सबने दी, जर्मनी ने भी स्टेटमेंट्स दी इजराइल के खिलाफ, लेकिन फिर चूज किया। तो इस तरह अब गवर्नमेंट्स को चूज करना है, पता होगा कि कौन किसके साथ। अजरबैजान हैज प्रॉमिस्ड इजराइल
टू कंटिन्यू सप्लाइंग इट विद ऑयल डिस्पाइट टर्किश प्रेशर। रिपोर्ट के मुताबिक टर्की जो है वो अजरबैजान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, पता नहीं डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, लेकिन अजरबैजान ने कहा है कि वो ऑयल देना इसराइल को जारी रखेगा। तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट की जो तनकीद है, असल में तो फिर तनकीद इधर होनी चाहिए, असल जिम्मेदार तो ये हैं, ये ममालिक हैं। वेस्ट तो इसराइल का इत्तेहादी है और उनकी एक तारीख है, उनके लिए ह्यूमन राइट्स मैटर नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट दूसरे नंबर पर जिम्मेदार है, असल जिम्मेदारी तो फिर इधर बनती है कि ये अभी भी कह रहे हैं कि हम ऑयल देंगे। तो मुझे बताइए कि फिर इसराइल इसीलिए तो जारी रखे हुए, ये अगर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज या बाकी ये इस्लामी मुल्क अगर ये दो टुक स्टांस ले लेते तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइल इतना आगे जा सकता था। अंदर से उसको ऑयल जा रहा है, असला खरीदा जा रहा है उससे, तो फिर उसके लिए स्टेटमेंट्स क्या माने रखती हैं? उसको पता है कि सब तो हमारे साथ खड़े हैं और ये बस खाली स्टेटमेंट जारी करते हैं। और इसलिए सुप्रीम लीडर ने तमाम इस्लामिक कंट्री से कहा कि हर तरह की सपोर्ट खत्म करें। तो सपोर्ट हो रही है तो ये भी ममालिक जो है जिम्मेदार है। मिशिगन यूनिवर्सिटी है, एक तो हार्वर्ड है जो भरपूर रेजिस्ट कर रही है, लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो ट्रंप के साथ खड़ी हो गई हैं, जिसमें एक मिशिगन यूनिवर्सिटी है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि उसने प्राइवेट जो फर्म है उसको हायर किया और जो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हैं उनकी वो सर्वेलेंस करती रही, जैसे इधर इटालियन गवर्नमेंट ने किया ना, तो इधर मिशिगन यूनिवर्सिटी ने किया। आज रिपोर्ट सामने ये वहां पर खप पड़ी हुई है। द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूजेस अंडरकवर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर टू मॉनिटर द प्रो पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स ग्रुप्स। अब आप देखिए कि जंग गजा की है, वो कभी यूनिवर्सिटीज में चल रही है, कभी गवर्नमेंट्स, कभी फलस्तीन का मसला कहीं ना कहीं है, ठीक है ना। और जो खुलकर खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा, वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी साख तबाह हो रही है। इन्वेस्टिगेटर को यह टास्क दिया गया कि वो प्रो पैलेस्टाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैंपस में भी और कैंपस के बाहर भी, अगर वो किसी मुजाहरे में शरीक हो रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको ट्रैक किया जाए। और फिर ये डाटा जो है वो अदालत में भी पेश किया गया इनको डिपोर्ट करने वाले केस में। और यूनिवर्सिटी ने $8 लाख जो है इस फर्म को जब वो पे किए। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब अगर हम इलोन मस्क और ट्रंप के फड्डे की बात करें तो ये क्या, देखिए फड्डे तो होते रहते हैं, लेकिन ये इस तरह का फड्डा नहीं है कि ये सिर्फ जाती मामला है। इसके अंदर अमेरिकन के भी मफादात जुड़े हुए हैं और दुनिया भी देख रही है, क्योंकि दुनिया भी इससे असरअंदाज हो सकती है। और अगर ट्रंप गवर्नमेंट वीक हो जाती है तो फिर भी असर पड़ेगा। अच्छा बहरहाल इस वक्त यह है कि लंबी जंग, और जिसको कहता है ना कि ओपनली खुली जंग दोनों की तरफ से, उसमें कोई लिहाज नहीं है, ठीक है ना। इलोन मस्क ने भी खुलकर कह दिया कि ये एप्स्टीन फाइल है, और उधर से भी सख्त, यानी खुली जंग जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। और ट्रंप का जो करीबी तरीन सर्कल है उसने कहा कि इसको डिपोर्ट करो, इसकी कंपनी जो है वो कब्जे में लो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ट्रंप ने कहा कि इसको इंपीच करो। और ट्रंप ने कुछ देर पहले यह भी ऐलान किया कि वो रिव्यू कर रहा है कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है इलोन मस्क के साथ, और फिर वहां पर भी चूज करना पड़ रहा है, यानी लड़ाई हो गई है और अब चूज करना है सबको कि कौन किसकी साइड पर खड़ा होगा। इस तरह की लड़ाई वहां पर हो गई है। जो टेक जायंट्स हैं, सारी टेक कंपनीज हैं, उनके सरबराहान ने एक एक करके ऐलान कर दिया कि वो ट्रंप के साथ हैं। जो ट्रंप इंतजामिया है उसमें भी सबको बयान जारी करने पड़ रहे हैं कि वो अपनी लॉयल्टी शो करें, तो वो भी एक एक करके ट्रंप के साथ बता रहे हैं। जेडी वैंस ने भी कहा, बाकी भी कि हम जो है ट्रंप के साथ, जाहिर बात है ट्रंप के साथ ही खड़े होना है। और जो टेक जायंट्स है उनकी एक जारी बात है, मार्केट में जेलसी होती है। वैसे भी इलोन मस्क के ऊपर सारे तपे हुए थे कि इसको ज्यादा ट्रंप करीब क्यों कर रहा है, तो वो एक मार्केट जेलसी में वो तो डेफिनेटली वो उधर खड़े हो रहे हैं। तो दरमियान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉल भी ऑफर हुई दोनों को कि आपस में कॉल पर बात करें, मामलात को ठंडा करें, लेकिन इनकार कर दिया गया ट्रंप की जानिब से भी। और अब ये रिजॉल्व हो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत इसमें कोई कामयाबी हुई तो ये होगा कि दोनों खामोश हो जाएंगे, लेकिन वो पहले वाला मामला अब चल नहीं सकता। इलोन मस्क के फादर ने यह कहा कि उसने अपने बेटे को कहा कि वो फौरी तौर पर ट्रंप के साथ झगड़ा खत्म करे। इस बात को भी 12-14 घंटे गुजर गए, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हो रहा, बल्कि आगे बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है, ट्रंप्स एडवाइजर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पोटेंशियली लॉन्ग टर्म वॉर अगेंस्ट मस्क इन विच बोथ साइड allies in technology and politics will be forced to choose sides। ये अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, और ये न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है। देखें, एक तरफ ताकतवर तरीन शख्स है, एक तरफ अमीर तरीन शख्स है। इलोन मस्क का कितना इंफ्लुएंस है, तो वो अगर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ उतर गया है तो वो भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। अब जरा नोट करें कि एक लंबी जंग जिसमें हर एक को साइड चूज करनी होगी, दरमियान में न्यूट्रल कोई नहीं होने वाला। टेक जायंट्स भी बताएंगे, सिलिकॉन वैली वाले भी बताएंगे कि वो ट्रंप के साथ है, ये इलोन मस्क के साथ है, और बाकी सारे भी बताएंगे कि वो किसके साथ, मतलब साइड चूज करनी। ये तो अमेरिका के लिए बहुत डैमेजिंग है। और फिर देखिए, SpaceX शुड बी सीज्ड बाय द US गवर्नमेंट बिफोर मिडनाइट। अभी के अभी इसकी जो कंपनी है उसको सीज कर लिया जाए, ये ट्रंप का करीबी तरीन बंदा जो वो कह रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप शुड एक्ट इमीडिएटली इफ इलोन मस्क थ्रेटन टू पुल अ मेजर प्रोग्राम फ्रॉम SpaceX। Trump should sign an executive order tonight under the Defense Production Act. SpaceX should be seized by the US government before midnight। और रशिया ने पहले कहा कि इनका जाती मामला है, फिर रशिया ने कहा कि हम सियासी पनाह देने के लिए तैयार हैं इलोन मस्क को, ठीक है। और ये बड़ी बात है।
और उन्होंने कहा कि इलोन मस्क हमारे पास आ सकते हैं, हो सकता है चाइना भी अनाउंस कर दे। और उधर रशिया जो है वो भरपूर हमले जारी रखे हुए, कैपिटल के ऊपर, थर्मल प्लांट्स के ऊपर हमले हुए हैं और बड़े खौफनाक धमाके वहां पर हो रहे हैं। पूरा यूक्रेन जो है वो गूंज रहा है और अब नेटो को समझ नहीं आ रही कि वो मजीद क्या करें। रशिया जो है वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा है और इस हमले से उसने ये वाजे किया है कि वो एक स्ट्रेटेजिक डिफीट देना चाहता है नेटो को। यूक्रेन पर मुकम्मल कंट्रोल, एक स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी नेटो को। तो उन्होंने अपनी जंग यूक्रेन ही के अंदर फिलहाल जारी रखी है और उनकी फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। अब ये भी इधर से तैयारी कर रहे हैं कि अपनी फौजें यूक्रेन में भेजी जाएं, क्योंकि अगर सारा यूक्रेन इनके हाथ से निकल गया तो फिर इनके लिए बड़ा मसला होने वाला है। तो यहां पर भी तैयारी चल रही है, लेकिन वो बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात होगी अगर ये भेजेंगे, क्योंकि इनको पता है कि वो एक आलमी जंग का आगाज हो सकता है और आलमी जंगें यूरोप ने लड़ी हैं, उनको पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।